अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है बायोलॉजी एंड द सर्विस ऑफ मैनकाइंड। बायोलॉजी ने इंसानियत की खिदमत के लिए क्या रोल अदा किया है। फर्स्ट है हमारे पास साइंस हेल्प द मैनकाइंड इन मैनी वेज। नंबर वन है हमारे पास फूड प्रोडक्शन। फूड प्रोडक्शन के हवाले से बायोलॉजी के अंदर जो वैरायटीज़ हैं उसको इम्प्रूव किया गया है। प्लांट प्रोडक्शन हैज़ इंक्रीज्ड ड्यू टू इम्प्रूविंग एग्जिस्टिंग वेराइटीज़। ठीक है, जो प्लांट की वेराइटीज़ हैं जो मौजूद थी उन्हीं वेराइटीज़ को इम्प्रूव किया गया है डिफरेंट टेक्निक्स के ज़रिए। उनके अंदर जीन्स को ऐड किया गया है। ठीक है, उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी को इम्प्रूव किया गया है जिसकी वजह से गुड क्वालिटी के क्रॉप्स हैं वो हासिल की जाती है। साइंटिस्ट का क्या रोल है वेराइटीज़ को इम्प्रूव करने में। साइंटिस्ट डेवलप न्यू हाई यील्ड एंड डिजीज़ रेजिस्टेंट प्लांट एंड एनिमल। ऐसे प्लांट और एनिमल्स हैं प्रोड्यूस कराए गए हैं जो क्या हैं डिजीज़ रेजिस्टेंट, यानी कि पेस्ट हैं, इंसेक्ट हैं। इन प्लांट पे एनिमल पे अटैक करते हैं लेकिन इनको कोई नुकसान नहीं होता है। उसकी वजह क्या है, उनके अंदर जीन्स ऐड किए जाते हैं। सेकंड, प्रिंसिपल ऑफ सेलेक्टिव ब्रीडिंग एंड प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स आर यूज्ड। सेलेक्टिव ब्रीडिंग का प्रोसेस इंट्रोड्यूस किया गया। सेलेक्टिव ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है, यानी कि ऑर्गेनिज्म है जो जिनके अंदर गुड क्वालिटीज़ होती हैं उन ऑर्गेनिज्म का आपस में क्रॉस कराया जाता है और उनसे ऐसे ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कराए जाते हैं जिनसे फ़ायदा हासिल होता है। और दूसरा मेथड क्या है, जेनेटिक्स, यानी कि गुड क्वालिटी के जीन्स हैं वो ऑर्गेनिज्म के अंदर ज़ाइगोट पे फर्टिलाइज एग के अंदर ऐड करते जाते हैं और जब वो डेवलप होता है कंप्लीट ऑर्गेनिज्म के अंदर उसके अंदर वो कैरेक्टर मौजूद होते हैं। नेक्स्ट है न्यू बेटर वेराइटीज़ ऑफ वीट, राइस, कॉर्न, चिकन, काउ एंड शीप्स आर डेवलप। ठीक है, प्लांट्स के अंदर वीट है, राइस है, कॉर्न है, यानी कि जो हमारी फूड का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है, इन क्रॉप्स को प्लांट्स को बेहतर बनाया गया है। एंड चिकन है, काउ है, शीप है, एनिमल की वैरायटीज़ को भी इम्प्रूव किया गया है। पोल्ट्री पोल्ट्री ब्रीडर डेवलप ब्रायलर्स। जो पोल्ट्री ब्रीडर्स हैं यानी कि जो फार्मिंग मुर्गी हैं किस तरीके से इसको प्रोड्यूस कराया जाए ताकि उससे क्विकली यानी कि जल्दी मीट हासिल हो और चीप यानी कि वो सस्ता भी होता है। यूज़ क्रॉप्स को बेहतर बनाने के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ की हैं अब इनको डिटेल से देखते हैं। नंबर वन है हमारे पास जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है, प्रोसेस है जिसमें जीन्स को रिपेयर किया जाता है या फिर रिप्लेस किया जाता है। ठीक है ना, इसको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। मैनिपुलेशन ऑफ जीन, अपनी मर्ज़ी से अपनी पसंद के मुताबिक अगर एक ऑर्गेनिज्म से जीन्स है रिमूव करके दूसरे के अंदर ऐड कर दिया जाए तो इसे हम कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। जीन्स बायोटेक्नोलॉजी के अंदर प्रोड्यूस कराए जाते हैं, बनाए जाते हैं जो डिज़ीज़ को रेसिस्ट करते हैं, डिज़ीज़ का कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है। एंड डिज़ायरेबल करैक्टर इनटू द प्लांट, और प्लांट के अंदर ऐसे करैक्टर हैं वो हासिल किए जाते हैं जो डिज़ायरेबल हैं, यानी कि जो जिनसे हमें फ़ायदा हासिल होता है, ऐसे करैक्टर भी प्लांट से हासिल किए जाते हैं। कार्पोरेशन ऑफ फॉरेन डीएनए इन द प्लांट सेल। एक प्लांट है, किसी दूसरे प्लांट से उसके अंदर डीएनए है ऐड कर दिया जाए तो उस प्लांट को हम कहते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट, यानी कि उसका अपना डीएनए है लेकिन किसी और ऑर्गेनिज्म का डीएनए भी उसके अंदर ऐड कर दें जिसके अंदर गुड क्वालिटीज़ हैं तो वो प्लांट है, अब उसको हम नाम देंगे ट्रांसजेनिक प्लांट की। प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकल आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ ऑर्गेनिज्म और सेल। ऑर्गेनिज्म और सेल, ठीक है, जो जेनेटिकली आइडेंटिकल हो, बिल्कुल जिसके अंदर सेम जेनेटिक मेकअप हो, बिल्कुल एक दूसरे से मिलते जुलते हों, तो इस तरह के प्लांट के करैक्टर को हम कहते हैं जेनेटिकली आइडेंटिकल। इन इस तरह के प्लांट्स हैं और जीन्स हैं ये भी क्लोनिंग के ज़रिए प्रोड्यूस कराए जाते हैं। कल्चर का एक मेथड है। टिश्यू कल्चर क्या होता है, अगर प्लांट के रूट, स्टेम और लीव्स हैं इनसे न्यू प्लांट्स है अगर प्रोड्यूस कराया जाए तो इसे टिश्यू कल्चर का नाम देते हैं। रिप्रोडक्शन बाय ग्रोइंग टिश्यू ऑफ द प्लांट। ठीक है, ग्रोइंग टिश्यू कौन से होते हैं, रूट, स्टेम, लीव से न्यू प्लांट अगर डेवलप कराया जाए। ट्रांसजेनिक प्लांट कैन बी प्रोपेगेटेड। इस टेक्निक के जरिए ट्रांसजेनिक प्लांट है उनको भी ग्रो कराया जा सकता है। प्लांट पैथोजन आर फंजाई, इंसेक्ट एंड पेस्ट। ये जो इंसेक्ट हैं और फंजाई पेस्ट है ये क्या करते हैं, दे वीकन द प्लांट, प्लांट को कमज़ोर कर देते हैं एंड रिड्यूस द यील्ड ऑफ द क्रॉप्स, और इसकी वजह से जो क्रॉप्स है उसकी यील्ड है, पैदावार है, वो भी कम हो जाती है। किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है, इंसेक्ट को, पेस्ट को कंट्रोल करने के 3 तरीके हैं। नंबर 1 है हमारे पास केमिकल कंट्रोल, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है। ठीक है, केमिकल कंट्रोल्स, ठीक है, केमिकल फंजीसाइड, पेस्टिसाइड यूज्ड टू किल द पेस्ट। ठीक है, फंजीसाइड क्या है, ऐसे केमिकल हैं जो फंगस को किल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। पेस्टिसाइड पेस्ट को किल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब केमिकल्स को, स्प्रे वगैरह हो गई, इनको यूज़ तो किया जाता है इनको किल करने के लिए, लेकिन इसका एक नुकसान भी होता है। क्या भी, इट कॉजेज द टॉक्सिसिटी प्रॉब्लम फॉर द ह्यूमन बीइंग। इसकी वजह से जो केमिकल्स हैं वो क्रॉप्स के अंदर शामिल हो जाते हैं और जब इंसान है उनको फूड के तौर पे इस्तेमाल करता है तो उसको यानी कि नुकसान होता है। सेकंड, इन्वायरमेंटल में
इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन इसकी बढ़ जाती है। थर्ड, इंसेक्ट बिकम रेजिस्टेंट, जब बहुत ज़्यादा जब इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, केमिकल वगैरह जब नॉर्मल से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, तो इंसेक्ट हैं वो तो ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन उन इंसेक्ट के अंदर उनकी जो प्रोजेनी होती है, जो नेक्स्ट जनरेशन है, उनके अंदर रेजिस्टेंट आ जाती है वो। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल कंट्रोल। क्या होता है ये? द कंट्रोल्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक जानदार को दूसरे जानदार की मदद से अगर कंट्रोल किया जाए उसे हम बायोलॉजिकल कंट्रोल कहते हैं। बायोलॉजिकल कंट्रोल का फ़ायदा क्या होता है? इट काजेज नो डेंजर, इसका कोई नुकसान नहीं होता है, ख़तरा नहीं होता है। इट काजेज नो पोल्यूशन, इसकी वजह से कोई आलूदगी नहीं फैलती है। ठीक है। इट इज़ यूज टू कंट्रोल द पेस्ट और अदर ऑर्गेनिज्म, कोई हार्मफुल पेस्ट है या ऑर्गेनिज्म है उसको ख़त्म किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। एग्जाम्पल है, एन एफिड अटैक द वॉलनट ट्री, एक एफिड है, इंसेक्ट है, ये वॉलनट ट्री को नुकसान पहुंचाता है, यानी कि जो अखरोट का दरख्त है ये उसे नुकसान पहुंचाता है। अब इस एफिड को अगर कंट्रोल ना किया जाए तो ये एफिड है कम्प्लीटली वॉलनट ट्री है, इसको नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है। तो बायोलॉजी के अंदर तरीकाकार इस्तेमाल किया जाता है। बायोलॉजी में एक और ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड वेस्प। वेस्प ईट्स दिस एफिड, ये वेस्प है, ये एफिड को खा जाता है। एक जानदार है दूसरे जानदार को खा रहा है, दिस इज़ कॉल्ड बायोलॉजिकल कंट्रोल। इस तरीके से जो वेस्प है वो एफिड की पॉपुलेशन को कंट्रोल कर रहा है और वॉलनट ट्री की जो एक प्रोडक्शन है उसको भी बचाया जा सकता है, इम्प्रूव किया जा सकता है। तो ये है बायोलॉजिकल कंट्रोल। इसके अलावा जो डिफरेंट जो कंट्रोलिंग मेथड होते हैं उसके अंदर और हम देखते हैं बायोपेस्टिसाइड। बैक्टीरिया आर यूज्ड एज अ बायोपेस्टिसाइड, बैक्टीरिया को भी यानी कि दूसरे जानदारों को किल करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट। ये क्या होता है? IDM भी इसको कहते हैं। इंटीग्रेटेड डिजीज़ में हम तमाम उन मेथड को यूज़ करते हैं जो रेलेवेंट होते हैं, अप्रोप्रिएट होते हैं, यानी कि दुरुस्त हों और मुनासिब तरीके को इस्तेमाल करके पोल्यूशन को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को, पेस्ट को कंट्रोल किया जाए, इसे कहते हैं इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट। यूज़ ऑफ ऑल रेलेवेंट एंड अप्रोप्रिएट मेथड, तमाम रेलेवेंट मेथड को यूज़ किया जाए दैट आर यूज टू कंट्रोल द बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया को या पेस्ट को कंट्रोल किया जाए, दिस इज़ कॉल्ड इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट। ये थी फूड प्रोडक्शन के अंदर कंट्रोलिंग कैसे की जाती है पेस्ट की। नेक्स्ट है, थर्ड पॉइंट है हमारे पास हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक। हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक क्या होती है? द टेक्निक दैट इज़ यूज्ड बाय साइंटिस्ट। इन दिस टेक्निक द प्लांट्स आर ग्रोन इन एरिएटेड वाटर, ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें प्लांट को एरिएटेड वाटर के अंदर ग्रो कराया जाता है। एरिएटेड वाटर किसको कहते हैं? ऐसा वाटर जिसके अंदर ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा हो उसे हम कहते हैं एरिएटेड वाटर, या जिसके अंदर एयर ज़्यादा ऐड हो, दिस इज़ कॉल्ड aerated water. The technique in which the plants are grown in aerated water, this technique is used to determine the nutritional requirement of plant. इस तरीके से हम प्लांट के अंदर अगर किसी मिनरल्स की या किसी कंपोनेंट की अगर डेफिशिएंसी है, इस टेक्निक को इस्तेमाल करके उसको हम मालूम कर लेते हैं। न्यूट्रिशन मिनरल आर एंड साल्ट इज़ एडेड, अगर प्लांट के अंदर किसी भी मिनरल्स की कमी है तो उसके बाद वो न्यूट्रिशन मिनरल है या साल्ट है वो प्लांट के अंदर ऐड कर दिया जाता है। सॉइल इज़ अ कम्प्लेक्स मीडियम, सॉइल है एक कम्प्लेक्स मीडियम है। वी शुड नो द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट, हमें प्लांट के अंदर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट का पता होना चाहिए। वी कैन नॉट कंडक्ट द एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट्स बाय ग्रोइंग देम इन सॉइल, अगर प्लांट है उसको सॉइल के अंदर ग्रो करवा दें और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करें तो वो पॉसिबल नहीं है कि प्लांट के अंदर हम मालूम करें उसके अंदर किस चीज़ की डेफिशिएंसी है। प्लांट्स आर ग्रोन इन एरिएटेड वाटर, तो इस टेक्निक को इस्तेमाल करके प्लांट को एरिएटेड वाटर में ग्रो कराया जाता है। क्या यूजेस होते हैं हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक के? इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट, इट इज़ नॉट पॉसिबल ऑन अर्थ, ये जो टेक्निक है इसको अर्थ पे यानी कि अप्लाई नहीं किया जा सकता। इट इज़ यूज्ड बाय एस्ट्रोनॉट्स, जो खलाबाज होते हैं जो स्पेस के अंदर जाते हैं, ठीक है, वो इस टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं। फॉर द ग्रोइंग द वेजिटेबल, वेजिटेबल ग्रो कराने के लिए इस टेक्निक को इस्तेमाल किया जाता है। फूड प्रिजर्वेशन, द नॉलेज ऑफ बायोलॉजी आल्सो हेल्प्स अस टू प्रिजर्व द फूड, फूड को किस तरीके से महफूज किया जाए ये भी हम बायोलॉजी के नॉलेज से सीखते हैं। फर्स्ट है
इट इज़ यूज्ड फॉर द प्रिजर्विंग फूड। ये जो टेक्निक है प्रिजर्वेशन की, ये फूड को महफूज करने के लिए इस्तेमाल होती है। इट प्रिवेंट्स द स्पॉयलेज ऑफ फूड। इस तरीके से खुराक को स्पॉयलेज होने से, ज़ाया होने से बचाया जा सकता है। दिस मेथड इज़ आल्सो यूज्ड टू प्रिजर्व द फूड दैट कैन बी ट्रांसपोर्टेड फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेज। फूड को प्रिजर्व करके, महफूज करके काफ़ी दूर यानी कि इसको ट्रांसपोर्ट भी किया जा सकता है और काफ़ी टाइम तक इसको महफूज भी किया जा सकता है। द क्वालिटी ऑफ फूड इज़ नॉट डैमेज्ड। फूड को जब प्रिजर्व किया जाता है तो उसकी क्वालिटी पे भी कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो ये जो नॉलेज है ये भी हमें बायोलॉजी से हासिल होता है। टेक्निक है हमारे पास पास्चराइजेशन। फूड प्रिजर्वेशन की एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक जिसको हम कहते हैं पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन टेक्निक है, एक बायोलॉजिस्ट था जिसका नाम था लॉयस पास्चर, उसने ये इंट्रोड्यूस कराई। इन दिस टेक्निक हीट इज़ यूज्ड टू किल द नॉन स्पोर फार्मिंग बैक्टीरिया। हीट यूज़ करके बैक्टीरिया को किल कर दिया जाता है, क्योंकि बैक्टीरिया है वो फूड को स्पॉइलिश कर देता है। इट इज़ डेवलप्ड बाय लॉयस पास्चर। इट इज़ यूज फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, ये ऐसी जो चीज़ें होती हैं इनको महफूज करने के लिए पास्चराइजेशन की एक टेक्निक है वो इस्तेमाल की जाती है। सो ये था बायोलॉजी का रोल इन फूड। नेक्स्ट इज़ डिजीज़ कंट्रोल। बायोलॉजी में हमने पहला पॉइंट पढ़ा था कि फूड प्रोडक्शन में रोल प्ले किया है, इसी तरीके से डिजीज़ कंट्रोल में भी बायोलॉजी ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। 3 स्टेप्स हम पढ़ते हैं इसमें, प्रिवेंटिव मेजर, वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, एंड थर्ड इज़ ड्रग ट्रीटमेंट एंड जीन थेरेपी। यानी कि कोई भी अगर बीमारी है, किसी भी टाइप की एक डिज़ीज़ है, तो 3 तरह के उसके यानी कि पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं उसकी ट्रीटमेंट के। नंबर 1 है हमारे पास प्रिवेंटिव मेजर। प्रिवेंटिव मेजर में हम ऐसी डिज़ीज़ को डील करते हैं जो जिनका यानी कि इलाज मुमकिन नहीं है, जिनके ट्रीटमेंट नहीं किया हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एड्स है और हेपेटाइटिस है। ये ऐसी डिज़ीज़ हैं कि ये कंप्लीटली क्योरेबल नहीं है, इनकी वैक्सीन मुकम्मल तौर पे नहीं बनी है। सो बायोलॉजिस्ट सजेस्ट करते हैं कि ऐसी डिज़ीज़ है, इनसे प्रिवेंट यानी कि एहतियात बरतनी चाहिए। सेकंड हमारे पास आता है वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। एक ऐसी कंडीशन है यानी कि कुछ ऐसी डिज़ीज़ हैं जिनका ट्रीटमेंट नहीं होता है, तो बैक्टीरिया या फंगस है और कुछ वायरल डिज़ीज़ें होती हैं, उनके अगेंस्ट वैक्सीन करा ली जाती है, जिसकी वजह से बॉडी है वो इम्यून हो जाती है, ठीक है, पहले से अलर्ट हो जाती है उस डिज़ीज़ के अगेंस्ट। थर्ड है ड्रग ट्रीटमेंट एंड जीन थेरेपी। ड्रग ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक्स यूज़ की जाती हैं डिसीज़ कंट्रोल करने के लिए। जीन थेरेपी के अंदर कैंसर का ट्रीटमेंट किया जाता है डिफरेंट टाइप की टेक्निक्स के ज़रिए। सो वन बायोलॉजी का नॉलेज है वो एडवांस है, इससे हमें इंफॉर्मेशन हासिल होती है। बायोलॉजी प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉजेटिव एजेंट, ठीक है, जो कॉजेटिव एजेंट होते हैं किसी भी डिजीज़ के, उसके बारे में हमें बायोलॉजी के नॉलेज से पता चलता है। इट आल्सो गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ये डिजीज़ है बॉडी के अंदर किस तरीके से ट्रांसफ़र होती है, इसके बारे में भी हमें ये बायोलॉजी के नॉलेज से पता चलता है। प्रिवेंटिव मेजर की एग्जांपल में फर्स्ट हमारे पास आ जाती है एड्स। एड्स की एड्स का कंप्लीट एब्रीविएशन क्या होता है? एक्वायर इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। यानी कि ये एक ऐसा जर्म होता है, एक ऐसा ये एक वायरस होता है जो ह्यूमन की इम्यूनिटी को एक्वायर कर लेता है, हासिल कर लेता है, जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम है वो डेफिशिएंट यानी कि कमज़ोर हो जाता है। इसे हम कहते हैं एड्स। एड्स के काजेज़ क्या हैं? नंबर 1 फ्री सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, सेकंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। एक पर्सन को दूसरे पर्सन को जब ब्लड देता है तो ये वायरस है एड्स का, ये बहुत एक्टिव होता है उस टाइम पे, तो इसलिए ज़रूरी है कि ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो कंडीशन है, एनवायरनमेंट है वो हाइजीनिक होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए। थर्ड यूजिंग कंटामिनेटेड सिरिंजेस। मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है, जो डॉक्टर हैं यूज़ करते हैं, अगर उसको प्रॉपर्ली स्टेरिलाइज ना किया जाए, उसको साफ़ ना किया जाए, तो एड्स का जो वायरस है एचआईवी, वो वायरस है वो एक्टिव हो जाता है और इन्हीं सिरिंजेस के ज़रिए, कंटामिनेटेड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के ज़रिए ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये भी एड्स की एक रीज़न है। नेक्स्ट नेक्स्ट जो प्रिवेंटिव मेजर में हम पढ़ते हैं वो है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस एक्चुअली लिवर से रिलेटेड होती है। इसको हम कहते हैं लिवर इन्फ्लेमेशन। लिवर इन्फ्लेमेशन ये एक ऐसी डिज़ीज़ है जिसमें वायरस है वो ह्यूमन के लिवर पे अटैक करता है, और जब लिवर पे अटैक करता है तो रिज़ल्ट क्या निकलता है? लिवर इसके बहुत सारे फंक्शन होते हैं, लिवर की स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है और इम्पोर्टेंट रोल है इसका वो स्टॉप हो जाता है। हेपेटाइटिस की रीज़न क्या है? काज़्ड बाय एच वायरस। हेपेटाइटिस वायरस की वजह से होती है, इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं।
ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ज़रिए फैलता है ये, कंटामिनेटेड सिरिंजेस के ज़रिए फैलता है, अवॉइड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ठीक है। हेपेटाइटिस जो एच वायरस है, क्योंकि इसकी वैक्सीन कंप्लीटली मैंने बताया जो डिफरेंट टाइप्स हैं उनकी अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए इसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से बचना चाहिए। ये हो गया हमारे पास प्रिवेंटिव मेजर। सेकंड हमारे पास डिजीज़ कंट्रोल के लिए जो पॉइंट आता है वो है वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, ठीक है। अब वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन क्या होती है? वैक्सीनेशन क्या होती है? द प्रोसेस इन विच वीक और डेड जर्म इज इंजेक्टेड इनटू द बॉडी। ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें वीक जर्म को या डेड जर्म को बॉडी के अंदर इंटर किया जाता है। जैसा कि आपने सुना है कोरोना वायरस के अगेंस्ट जो वैक्सीन बनाई गई है, ये क्या होते हैं एक्चुअली जो वीक कोरोना वायरस होते हैं, ठीक है, या डेड जो कोरोना वायरस होते हैं, इसको ह्यूमन की बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है, वैक्सीन की सूरत में। जब बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं तो अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर इम्यून सिस्टम बनाया है, वो इंसान के अंदर जो एंटीबॉडीज़ हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं, और जब एंटीबॉडीज़ हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं तो वो उस वीक या डेड जर्म को, वायरस को वो किल कर देती है। उस वायरस की टिश्यू प्रोटीन को वो आइडेंटिफ़ाई कर लेती है, जिसकी वजह से वो पर्सन है वो इम्यून हो जाता है। फ्यूचर में अगर वो वायरस है, कोरोना वायरस है, ठीक है, अगर वो उस पर्सन पे अटैक करेगा तो उसके अगेंस्ट ह्यूमन के इम्यून सिस्टम ने, एंटीबॉडीज़ ने पहले ही उसकी प्रोटीन को आइडेंटिफ़ाई किया हुआ है। सो फ़ौरन से वो प्रोटीन्स हैं वो अलर्ट हो जाती हैं, एज़ अ रिज़ल्ट वो उसको किल कर देती हैं। सो ये है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन क्या होती है? वैक्सीनेशन द प्रोसीजर ऑफ वैक्सीनेशन क्या होते हैं? वैक्सीनेशन इज़ द प्रोसीजर ऑफ डेवलपमेंट एंड इनोकुलेशन ऑफ वैक्सीन इन द बॉडी। ये एक ऐसा अमल है जिसमें वैक्सीन को बॉडी के अंदर इनोकुलेट किया जाता है, इंटर किया जाता है। जैसे इंटर करेंगे तो मैंने बताया इसके अंदर, उसके बाद क्या होता है, एंटीबॉडीज़ एक्टिवेट हो जाती हैं, उसको वो किल कर देती हैं। इम्यूनाइजेशन क्या होते हैं? इम्यूनाइजेशन डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनिटी एज अ रिजल्ट ऑफ वैक्सीनेशन। जब वीक या डेड जर्म को बॉडी के अंदर इंटर करेंगे तो उसके बाद हमारा इम्यून सिस्टम है एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है, उसके अंदर इम्यूनिटी आ जाएगी, वो उसको आइडेंटिफाई कर लेता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फिर इम्यूनाइजेशन, ठीक है। वीक या डेड जर्म का बॉडी के अंदर इंटर करना वैक्सीनेशन, और उसके बाद ह्यूमन का सिस्टम है वो अलर्ट हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है, सिक्योर हो जाता है, उसे हम कहते हैं इम्यूनाइजेशन। इनको किसके अगेंस्ट इस्तेमाल किया जाता है? डिफरेंट टाइप की वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, उनके अगेंस्ट यूज़ किया जाता है। वैक्सीन इज़ यूज्ड अगेंस्ट पोलियो, वुपिंग कफ, काली खांसी, मीज़ल, मम्प्स। अब पोलियो की, जैसा कि मैंने बताया, ये वायरस की वजह से होता है। अगर पोलियो ड्रॉप्स ना किए जाएँ, ठीक है ना, पोलियो की वैक्सीन ना कराई जाए तो उसका रिज़ल्ट क्या निकलता है कि जब स्ट्रॉन्ग पोलियो वायरस है अटैक करता है बॉडी पे, तो पर्सन है उसका एंटीबॉडीज़ है, इम्यून सिस्टम है वो पहले से एक्टिवेट नहीं होता है, उसने उसको आइडेंटिफ़ाई नहीं किया होता है। एज़ अ रिज़ल्ट पर्सन को वो क्या हो जाता है, इंसान को वो क्या हो जाता है, पोलियो हो जाता है, ठीक है। पोलियो की वैक्सीन भी नहीं है, तो इसलिए ऐसी डिज़ीज़ जिनका ट्रीटमेंट नहीं होता है, ठीक है, जो लीथल होती हैं, जानलेवा होती हैं, जो ज़्यादा नुकसानदेह होती हैं, उनके अगेंस्ट है वो वैक्सीन बनाई जाती है। अच्छा जी, हम देखते हैं कि वैक्सीन डिस्कवर कैसे हुई, डिस्कवरी ऑफ वैक्सीन। फर्स्ट ऑफ ऑल एडवर्ड जेनर डेवलप्ड द मेथड ऑफ वैक्सीनेशन इन 1795। सबसे पहले एक बायोलॉजिस्ट जिसका नाम था एडवर्ड जेनर, उसने ये वैक्सीन के जो टर्म है, तरीकाकार है, वो इंट्रोड्यूस कराया। किस तरीके से? सबसे पहले इसने वर्क किया किस पे? काउपॉक्स। काउपॉक्स पस इज़ नोन एज वैका, ठीक है। लैटिन में वैका है, वैका कहते हैं काऊ को। ये जो ट्रीटमेंट है वैक्सीनेशन का, सबसे पहले ये काऊ से इसको यानी कि डिस्कवर किया गया, इसलिए इसको वैक्सीनेशन का नाम देते हैं। मैंने बताया काऊ को वैका कहते हैं। सबसे पहले ये वैक्सीनेशन का तरीका किससे दरियाफ्त हुआ? काऊ से, इसलिए वैका से इसका नाम फिर क्या रख दिया गया? वैक्सीनेशन। काउपॉक्स पस इज नोन एज वैका। वैका लैटिन वर्ड क्या होता है? काऊ। वैक्सीनेशन इवॉल्व फ्रॉम दिस वर्ड, ठीक है, वैक्सीनेशन का वर्ड है वो वैका से ड्राइव हुआ है। एक्चुअली ये इसके बारे में मुकम्मल एक हिस्ट्री है, वो आगे जाके इंशाल्लाह आप पढ़ेंगे। वैक्सीनेशन, ये काऊ पॉक्स था कि एक्चुअली एक वायरस था जिसको हम कहते हैं पॉक्स वायरस, ठीक है, देयर इज़ अ पॉक्स वायरस। ये पॉक्स वायरस है, ये अटैक करता है काऊ को। जब ये काऊ को अटैक करता है तो काऊ को एक डिजीज़ हो जाती है जिसको कहते हैं काऊ पॉक्स, ठीक है। अब ये काऊ पॉक्स है, इसकी यानी कि जो टिट्स हैं यानी कि स्किन है, इसके ऊपर बहुत सारे क्या बन जाते हैं? पॉक्स बन जाते हैं, दाने बन जाते हैं उसके ऊपर, उसके अंदर पस भर जाती है। अब ये जो काऊ पॉक्स है, ठीक है, इसके अंदर फ्लूइड भर जाता है। ये काऊ, अब जब इसको मिल्क मेड यानी कि जो गवाला है, जो दूध दोहता है, ठीक है, जैसे ही यानी कि वो मिल्क मेड है वो यानी कि टच करता है काऊ को, ठीक है, दूध यानी कि उसके हासिल करने के लिए,
तो ये जो फ्लूइड है जो इसके टिट्स यानी कि इसके अंदर पस्ट्यूल्स की सूरत में होता है, दानों की सूरत में, दानों के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है वो मिल्क मेड इनके गवाले के हाथ के लग जाते हैं। जब वो गवाले के हाथ से मिल्क मेड के हाथ से लग जाता है तो इट मीन्स अब वो जो पॉक्स वायरस है वो काऊ से इंटर होकर अब किसके अंदर आ चुका है, वो मिल्क मेड के अंदर, जिसकी वजह से उसके अंदर क्या पैदा हो जाते हैं, इन्फेक्शन पैदा हो जाता है इसका। लेकिन अब वो वायरस क्या हो चुका है, द वायरस बिकम वीक। पहले वो वायरस है वो स्ट्रांग होता है क्योंकि उसने काऊ के अंदर वो डिजीज़ काज कर दी है काऊ पॉक्स की। अब वो काऊ से इंटर हो रहा है किस में, मिल्क मेड के अंदर, इनके सेकंड होस्ट के अंदर इंटर हो रहा है। अब वो क्या बन चुका है, वीक। तो जैसे ही वो उसकी बॉडी के अंदर इंटर हुआ, ठीक है ना, अब वो ये इंटेंशनल नहीं है, ये अचानक से यानी कि ये हुआ है। जैसे ही वो मिल्क मेड की बॉडी के अंदर इंटर हुआ, मिल्क मेड की बॉडी के अंदर है फिर जो जैसा कि मैंने बताया एंटीबॉडी एक्टिवेट हो जाती है, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो गया और उसने उस पॉक्स वायरस को किल कर दिया। अब वो जो पर्सन था वो इस यानी कि डिज़ीज़ से फिर वो क्या हो गया, इम्यून हो गया, ठीक है। अब इसी टेक्निक को एडवर्ड जेनर ने स्टडी किया कि जो लोग देहातों में रहते हैं, ठीक है, उनको तो ये स्मॉल पॉक्स की बीमारी नहीं हो रही, लेकिन जो लोग शहरों में रहते हैं उनको ये बीमारी फैल रही है, ठीक है। उसकी वजह क्या थी, क्योंकि जो शहरों में लोग रहते हैं वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं, वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ रहे थे, ठीक है। वो वायरस है, वो जो लाइव एक्टिव वायरस है उनकी बॉडी के अंदर डायरेक्ट इंटर हो रहा था, रिजल्ट क्या है, वो स्मॉल पॉक्स हो जाता था। लेकिन जो लोग देहातों में रहते थे तो वो काऊ है यानी कि उसके ज़रिए है फिर उसकी बॉडी के अंदर ह्यूमन की बॉडी के अंदर जा रहा था, जिसकी वजह से वो वीक हो गया था और वो नेचुरली वो बंदे क्या हो गए थे, वो पर्सन क्या हो गए थे, उससे इम्यून हो गए थे। तो इस तरह ऑटोमेटिकली उनकी बॉडी है वो इससे क्या हो गई थी, इम्यून। इसी टर्म को यूज़ करते हुए, इसी मेथड को यूज़ करते हुए एडवर्ड जेनर ने वैक्सीनेशन का प्रोसेस है उसको स्टडी किया और 23 यानी कि पर्सन है उसकी, उसने वैक्सीनेशन की। ओके, वैक्सीन की इंपॉर्टेंस क्या होती है, इट इम्यून द पीपल फ्राम द बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन, ठीक है, बैक्टीरिया का या वायरस का इन्फेक्शन है उससे वो बच जाते हैं। इंडिविजुअल आर वैक्सीनेटेड एट अर्ली लाइफ, बच्चे हैं उनको शुरू में ही, अर्ली लाइफ में ही उनकी वैक्सीन कर दी जाती है, ठीक है। डिफरेंट टाइप की डिजीज़ है, जैसे बच्चा पैदा होता है तो उसकी वैक्सीन करते हैं, उसको डिफरेंट इंजेक्शन लगाए जाते हैं। वो एक्चुअली क्या होते हैं, वो डिफरेंट जो डिजीज़ होती हैं, ठीक है ना, उनसे बचने के लिए उनकी बॉडी के अंदर वीक जर्म इंटर किए जाते हैं ताकि वो बच्चा है उसका इम्यून सिस्टम है एक्टिवेट हो जाए और उससे वो फाइट करने की एबिलिटी आ जाए। वैक्सीन हैज़ टोटली एलिमिनेटेड स्मॉल पॉक्स, ये समझा जाता है कि वैक्सीन है इसने स्मॉल पॉक्स की डिजीज़ को मुकम्मल ख़त्म कर दिया है इसी मेथड को यूज़ करते हुए, ये जो मैंने बताया। वैक्सीन अगेंस्ट एड्स इज़ आल्सो डेवलपिंग, ठीक है, यानी कि वैक्सीन है ट्रायल बेसिस पे है, एड्स है, हेपेटाइटिस है, इसके अगेंस्ट भी बनाई जा रही है, लेकिन अभी एड्स के अगेंस्ट है वो मुकम्मल तौर पे यानी कि नहीं बनी है। तो ये था हमारे पास वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। थर्ड हमारे पास जो टर्म है वो है ड्रग ट्रीटमेंट एंड जीन थेरेपी। बायोलॉजी का नॉलेज है, ठीक है, डिज़ीज़ को कंट्रोल करने का ये थर्ड एक मेथड है कि कुछ डिज़ीज़ ऐसी होती हैं ड्रग्स के ज़रिए उसको कंट्रोल कर लिया जाता है और इसके अलावा जीन थेरेपी का भी एक मैकेनिज़्म है। अब हम देखते हैं ऐसी कौन सी डिज़ीज़ हैं जिनको यानी कि ड्रग्स के ज़रिए कंट्रोल किया जाता है। पहले हम कहते हैं ड्रग्स में क्या आती हैं, एंटीबायोटिक्स, एंटी मीन अगेंस्ट, बायोटिक मीन जर्म। ऐसी मेडिसिन, ऐसे केमिकल जिसको जर्म्स के अगेंस्ट है इस्तेमाल किया जाए उन्हें हम कहते हैं एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड अगेंस्ट बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरिया है या फंजाई है जब वो बॉडी के ऊपर अटैक कर देते हैं, यानी कि बीमारी के बाद जो चीज़ें इस्तेमाल की जाएँ उन्हें हम कहते हैं एंटीबायोटिक्स। लेकिन अगर डिज़ीज़ से पहले, बीमारी से पहले जो चीज़ इस्तेमाल की जाएगी उसे कहते हैं वैक्सीन, ठीक है? तो ये फ़र्क आपने याद रखना है। एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया फंजाई के खिलाफ इस्तेमाल किए जाते हैं, नॉट यूज़ अगेंस्ट द वायरस। लाइक एक पर्सन है अगर उसको पोलियो हो जाता है या एड्स हो जाता है तो एंटीबायोटिक्स का उस पे कोई असर नहीं होगा। ओके? तो ये सिर्फ़ बैक्टीरिया और फंगल इन्फेक्शन को ही कंट्रोल करता है। ओनली गिवन व्हेन बैक्टीरिया डिड नॉट डेवलप रेजिस्टेंस। इसके अलावा एक कंडीशन ये भी है कि अगर बैक्टीरिया है वो बॉडी के अंदर यानी कि रेजिस्टेंस नहीं हासिल की है, यानी कि एक बैक्टीरिया है, ठीक है? उसने बॉडी पे अटैक किया है और उसकी जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ चुकी है, उसके ऊपर सिंपल एंटीबायोटिक वर्क नहीं कर रही है, तो उसके लिए फिर यानी कि जो एक बेस्ट यानी कि आप कह लें हाई डोज़ कह लें, गुड क्वालिटी की एंटीबायोटिक्स हैं, फिर वो यूज़ की जाएँगी, ठीक है? उसको कंट्रोल करने के लिए जो सिंथेटिक होती हैं, लैबोरेटरी के अंदर और नेचुरली जिसको इनके बनाया जाता है। रेडियोथेरेपी, ये जो रेडियोथेरेपी है, इस तरह के जो ट्रीटमेंट्स आ रहे हैं, ये कैंसर के पेशेंट की ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होते हैं, ओके? रेडियोथेरेपी क्या है? In this treatment रेडियो एक्टिव मटेरियल आर यूज्ड, ठीक है, रेडियो एक्टिव मटेरियल इस्तेमाल करते हैं। रेडियो एक्टिव कौन से होते हैं, जैसे रेडियम है, प्लूनियम है, ऐसे एलिमेंट जो रेडिएशन प्रोड्यूस करते हैं उन एलिमेंट को हम कहते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट। दे प्रोड्यूस रेडिएशन
रेडिएशन आर यूज्ड टू पास थ्रू द कैंसर सेल। ये रेडिएशन है सेल से पास होती हैं, यानी कि एक ह्यूमन है, अगर उसको कैंसर है तो रेडिएशन है ये कैंसर सेल पे यानी कि उसके ऊपर बम्बार्ड कराई जाती है। इट डिस्ट्रॉय द कैंसर सेल। ये रेडिएशन क्या करेंगी, कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय कर देंगी। मैनी सेंटर प्रेजेंट इन द पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर वैसे बहुत से सेंटर बनाए गए हैं जहाँ पे रेडियोथेरेपी का ट्रीटमेंट किया जाता है, जैसे शौकत खानम हॉस्पिटल है और लाहौर के अंदर ये डिफरेंट पाकिस्तान के अंदर यानी कि पंजाब के अंदर ये सेंटर ऐसे बनाए गए हैं जहाँ पे रेडियोथेरेपी है उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। सेकंड है हमारे पास कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी इज़ आल्सो यूज्ड अगेंस्ट द कैंसर। ये भी कैंसर के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होती है टेक्निक। अब इसमें क्या फ़र्क है, सर्टन एंटी कैंसर सेल आर एडेड इनटू द कैंसर पेशेंट। जो कैंसर पेशेंट है उसके अंदर एक्चुअली एंटी कैंसर सेल ऐड किए जाते हैं। एंटी कैंसर सेल का काम क्या होता है, एक तो ये कैंसर सेल को किल करेगी, लेकिन दूसरा नुकसान उसका ये होता है कि नॉर्मल सेल को भी किल कर देगी। रेडियोथेरेपी का जो तरीका है उसमें जस्ट कैंसर सेल को किल किया जाता है रेडिएशन के ज़रिए, लेकिन जो कीमोथेरेपी है ये ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि इसके अंदर कैंसर सेल के साथ-साथ जो बॉडी के अंदर नॉर्मल सेल हैं वो भी डेड हो जाते हैं, ठीक है? तो ये ज़्यादा इनके नुकसानदेह है टेक्नीक। उसके बाद थर्ड आ जाती है जीन थेरेपी। जैसा कि मैंने बताया, दिस मेथड इज़ यूज्ड टू रिपेयर द डिफेक्टिव जीन। अगर जीन है, जीन का इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है बॉडी के अंदर, प्रोटीन बनाना। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शनिंग होती हैं, स्ट्रक्चरल या फंक्शनल जो प्रोसेस हैं वो प्रोटीन उसको यानी कि कंटिन्यू करती है। तो प्रोटीन है वो कौन बनाता है, जीन। अगर जीन है, अगर इसके अंदर एब्नॉर्मेलिटी आ जाती है, म्यूटेशन आ जाए तो प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगा। जीन थेरेपी यूज्ड टू रिपेयर द डिफेक्टिव जीन। जो डिफेक्टिव जीन है उसको रिपेयर किया जाता है, ठीक है? जीन्स आर इंसर्टेड इन द होस्ट सेल। कैसे रिपेयर किया जाता है, अब वो जो जीन्स हैं उसको होस्ट सेल के अंदर, एग्जाम्पल बैक्टीरिया है या कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर उसको इंसर्ट करेंगे, ठीक है? इंसर्ट करके वो नॉर्मल हो जाता है फिर, ठीक है? ह्यूमन के अंदर अगर एक जीन डिफेक्टिव है तो उसकी जगह उसको रिमूव करके उसकी जगह पे नॉर्मल जीन ऐड कर दिया जाता है। अब वो नॉर्मल जीन है वो उसके किसी यानी कि जो ब्लड ग्रुप जो उससे मैच करता है, जो उसका रिलेटिव है उससे लेते हैं और उसके बोन मैरो से, ठीक है, उसके रिलेटिव्स के बोन मैरो से क्या किया जाता है, उस जीन को सेपरेट किया जाता है, आइसोलेट। इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट, यूज ऑफ ऑल अप्रोप्रिएट मेथड टू कंट्रोल द डिजीज़। डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए अप्रोप्रिएट मेथड यूज़ किए जाएँ, ठीक है? यानी कि जो बेहतर तरीक़ाकार हैं वो इस्तेमाल किया जाए। इट इज़ वेरी इफ़ेक्टिव प्रोग्राम अगेंस्ट द डिजीज़ कंट्रोल। इफ़ेक्टिव है क्योंकि लोगों को इसमें अवेयरनेस दी जाती है। कम्युनिटी पार्टिसिपेट, इसमें जो कम्युनिटी है वो पार्टिसिपेट करती है, अवेयरनेस लोगों को दी जाती है, ठीक है? जिसकी वजह से वो इस डिज़ीज़ से बच जाते हैं।